नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, कुछ जैसे जैसे सुखद समाचार आते जाएंगे, खास करके भारतीय माहौल को और पुष्ट करने के संबंध में और ज़्यादा लोकप्रिय होने के संबंध में और हमारे जो भारतीय भाई, जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं जो शरीक हो रहे हैं उसके संबंध में, तो वो साझा करना जरूरी हो जाता है। तो सुनने में आया है कि असदुद्दीन ओवैसी के करीब 125 के आसपास समर्थकों ने जो है उनको त्यागना जरूरी समझा। ये बहुत ही सुखद समाचार है और ये अपने भारतीय भाई बहनों और विशेषकर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये गुजारिश है और उनसे निवेदन है कि असदुद्दीन ओवैसी को मिलने वाले समर्थन या उसके मजमे में वो सिफर होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उसका मजमा पूरी तरह से खाली होना चाहिए और इसी की जरूरत है इस मुल्क को। लेकिन यहीं तक रुक जाए तो अपना मकसद हासिल नहीं होगा। इसी प्रकार मैंने इसी को देखते हुए या इसी से प्रेरित होते हुए हमारे जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो ये देश के साथ गद्दारी करता है और नफरत फैलाता है और नफरत फैला करके हमारी भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर कर रहा है। और ये पहले भी निवेदन किया गया था इन सरकारों से कि भाई कि इसकी यदि ठीक से जांच की जाए, इसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, इसको सहायता कहाँ से मिल रही है, इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चित तौर पर जो शक्तियाँ हमारे मुल्क में, हमारे भारतीय समाज में नफरत इत्यादि फैला करके जो कमज़ोर करना चाहती हैं हमारे भारतीय समाज को और अपने देश को, अपने मुल्क को, उन्हीं शक्तियों के एजेंडे को ये चला रहा है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। लोगों को लगता होगा कि ये इस्लाम आस्था पर आक्रमण कर रहा है, तो उसकी गलती इतनी सी नहीं है। वैसे तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है, जहां पर ये संविधान से लेकर और सभी आस्था वाले जो जितने भी आस्थाएं हमारे मुल्क में उनका सम्मान होता है और उनके अनुयायी हैं आपस में, अनुयायी और वो काफ़ी में एक साथ जो है रहते भी हैं, सब कुछ रहे ऐसे। और फिर हमारा
वो जो हमारे जो भारत देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वह भी अंततोगत्वा आपसी भाईचारे यानी मतलब कि वो फ्रेटर्निटी पर ही वो जोर देता है। तो जहाँ सारी ये बातें हैं वहीं पर ये दुष्ट नहीं बल्कि गद्दार है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, आपसी भाईचारे को नष्ट करने के लिए। और वैसे भी इसके भाषणों में मैं जरा देखिए, ये जो भाईचारा इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे भारतीय समाज के लिए आवश्यक है, देश की मजबूती के लिए आवश्यक है, ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है उसी का मजाक उड़ाता है। इसको पुनः कहा जा रहा है कि जिस भाईचारे की हमारे मुल्क में बहुत सख्त आवश्यकता है, बिखराव का बहुत तांडव है, नफरत का बहुत तांडव है, भेद विभेद आपसी तनाव का बहुत तांडव है, और इसी के आधार पर जो ये तथाकथित जो शक्तियां हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, अपने वोट सत्ता की वो मन साजिश वोट और सत्ता हथियाने की साजिश, जिसको कि इन समूहों ने राजनीति नाम दे रखा है। तो जहाँ पर इस मुल्क को, और ये मुल्क भी बहुत बेहतरीन मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसकी खूबसूरती को तबाह करने के लिए, ये देश को कमजोर करने के लिए, उस मुल्क को जिसमें कि भाईचारा की इतनी सख्त आवश्यकता है, उसी की जड़ ये खुद रहा है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। तो इसको पहचानने की जरूरत है। तो ये क्या करता है कि उन जो हमारे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हमारे जो ग्रिड्स हैं, महत्वपूर्ण जो अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, जैसे भाईचारा, और उसी भाईचारा को लोगों ने विभिन्न रूपों में, इन गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, द्वाबी संस्कृति भी कहते हैं, तरह तरह से कहते हैं, वो अपने तरीके हैं, ये उसी का मजाक उड़ाता है। भाईचारा को कहता है कि ये भाईचारा वगैरह कुछ भी नहीं है, वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए। तो जो इतनी खतरनाक मंसूबे के साथ जो लगा हुआ है, उससे सावधान होने की जरूरत है। सरकार है या ये समाज है, तो उसकी इस गतिविधि पर, इन प्रवृत्तियों पर, इन टेंडेंसी को कुचलने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज तबके से धीरे धीरे जो है असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक भी धीरे धीरे उसको आईना दिखाना आरंभ कर दिए हैं, उसी प्रकार जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये गुजारिश है, निवेदन है कि वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की भी ताकत को वो शून्य करें, उसको मिलने वाले समर्थन को शून्य करें, उसकी सभाओं में जो या उसके मजमे को शून्य करें, और उसकी जो गतिविधि है उसको जो पूरी तरह से हतोत्साहित करके शून्य करें और उसको कुचलें। उसको कल और इसके पहले परसों भी वो जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के विषय में कुछ परिचय वो YouTube पर मैं देख रहा था, और इतनी प्रेरणा मिली उनसे कि क्या उनका अदम्य साहस था, क्या उनकी हिम्मत थी, और देश के प्रति जो भावना कूट कर भरी हुई थी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में। अच्छा, उनका बदन भी, उनके शरीर भी बड़ा गठीला था, बहुत ही, मैंने देख करके ही जो वो दुश्मनों के उनके शरीर को देख करके ही जो है वो छक्के छूट जाते थे। उनका निशाना बिल्कुल अचूक था। पूरी अंग्रेज जो है अंग्रेजों की पुलिस घबराती थी उनसे, और संगठन की अटूट मैंने बिल्कुल क्षमता उनकी विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी
विफलता होने पर भी कैसे संगठित करते हैं, ये उनकी क्षमता थी। तो मतलब उनकी गाथा सुन करके जो है अपना 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 मन भर आया, और जो है सीना चौड़ा हो गया। इसकी वजह से मैं बताना जरूर है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद वो चंद्रशेखर तिवारी थे। सिर्फ ये पांथिक पचड़ों से दूर रहने के लिए, इसलिए कि देशभक्ति के मार्ग में ये पांथिक पचड़े जो है बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। तो इस रहस्य को जानते हुए उन्होंने अपनी तिवारी वाली टाइटल को वो उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर आज़ाद रख दिया। और शायद आज़ाद जो है काशी विद्यापीठ वाराणसी वाला या बनारस वाला, जिससे कि कई क्रांतिकारी निकले हैं और कई देशभक्त और राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी नेता भी निकले हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता, वो भी काशी विद्यापीठ वाराणसी के ही उत्पाद हैं। तो उसी से उसके पहले हमारे जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी पढ़े हुए हैं। और खैर उनका जन्म तो मध्य प्रदेश में था, लेकिन उनके नाना नानी जो है उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और अपने ननिहाल में ही वो मैंने काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो उनके पूरी गतिविधि जो है वो उत्तर प्रदेश में ही जो है वो सीमित थी। लेकिन इसी बीच में वो बॉम्बे भी गए थे, और बॉम्बे से फिर यहाँ वाराणसी में पढ़े लिखे, और काशी विद्यापीठ से वहीं से वो स्नातक या ग्रेजुएशन किया। ये सब बातें थी। एक बात बताना बहुत जरूरी है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, देश को जरूरत है कि हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, और उसी प्रकार हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस, हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू, इनके जीवन पर परिचर्चा होनी चाहिए। हमारे देश में चारों ओर काफी वक्त तक देश को जरूरत है, कम से कम इससे प्रेरणा लें। देशभक्ति का क्या जज्बा है, और हमारे लोग जो है व्यक्तिगत स्वार्थों से निकल करके देश के लिए त्याग करना चाहिए, ये भावना है। लेकिन देखिए, ये स्वार्थी किस्म के देश के दुश्मन मीडिया हुआ, और मीडिया के साथ साथ बौद्धिक वर्ग हुआ। हम नहीं कहते कि सभी बौद्धिक वर्ग, वो बौद्धिक वर्ग जो आवश्यकता है देश की, उससे दूर हट करके कुछ अलग ही माहौल जो है वो बनाने में हमेशा वो सक्रिय है। और खास करके ये GNPC वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले, और ये बीजेपी वाले, ये तो एक सीमा ही जो है वो हद कर देते हैं कि सिर्फ सावरकर और गोडसे। तो देश की जरूरत है कि सावरकर गोडसे के ये जो बाइनरी है, इससे निकल कर के हमारे जो इन अमर शहीदों की बात जो बताई गई है, इस पर चर्चा होने की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे सुभाष चंद्र बोस से लेकर के भगत सिंह से लेकर अशफाक उल्लाह से लेकर खुदीराम बोस, इनकी जीवनी पर चर्चा होने से देश के लोगों में देशभक्ति का भाव आएगा। देश के लिए कुर्बान होने के लिए त्याग बलिदान देने के लिए ये भाव आएगा, और जिसकी सख्त जरूरत है। हमारे देश के लोग इतना कई समस्याओं से जो उनकी व्यक्तिगत समस्या होता है अलग से है, लेकिन भावना के रूप में एक तो जो है व्यक्तिगत स्वार्थ का वृत्ति, और यह भी बताया गया है कि
जिस देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ काफी वो जड़ कर गया होता है, उस देश के लोगों में देशभक्ति आ नहीं सकती। और ये व्यक्तिगत स्वार्थ की जो आदत है, इसे जीएनपीसी ने अपने 60-70 सालों के शासनकाल में हमारे देशवासियों में किसी भी तरीके से उनके दिमाग में ठूसा हुआ है, और वो अपने स्वार्थ के विषय में कि ये देशवासियों में देशभक्ति आ गई तो फिर उसको अपने पक्ष में माहौल बनाने में, वोट पाने में, सत्ता हथियाने में ये बहुत बाधक होगा। इसलिए लोगों को स्वार्थी बना करके और देशभक्ति की भावना लगभग वो समाप्त करके जो है समाप्त करके इस तरह के लोगों को तैयार किया कि जो है जो भी वो साजिश चलाए, तो उस साजिश के हमारे भारतीय भाई बहन मानसिक रूप से जो है उसके शिकार हो जाए और गुलाम हो जाए। और वो तभी संभव है जबकि हमारे लोगों में यानी राष्ट्रभक्ति की जगह पर लोग स्वार्थी हो जाए। समस्या जो है इसी से जो है आज काफी जो है इसी से भारतीय जनता दल आज लगभग 2.5-3 साल से राष्ट्रभक्ति, भारतीयता कितना जरूरी है, भारतीयता कितनी जरूरी है, जो गति इसको पकड़नी चाहिए, और जिस गति से इसका विचार होना, ये मान लीजिए लोगों में देशभक्ति होती तो इसको जंगल की आग की तरह जो है वो ये फैल जाती, और सोचते भाई कि कम से कम ये जज्बा, ये व्यवहार, ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भारतीय एकता जो कि कितनी जरूरी है, किसी ने शुरू किया है, हम इसको जो है पुरजोर से इसको बढ़ाएं, ये भावना होती। लेकिन आज उसमें बाधा पड़ रही है, इसीलिए कि जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी है कि लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ का आदत जो पाल दिया है, और उसको भी पता है, लोगों को भी जानना चाहिए कि लोगों में यदि व्यक्तिगत स्वार्थ की आदत है तभी उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सकता है। तो मानसिक रूप से जो जीएनपीसी लोगों को गुलाम बनाने की जो उसकी योजना साजिश है, उसी का हिस्सा है कि लोगों को व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी बना दो। देशभक्ति की भावना आएगी नहीं, और देशभक्ति की भावना के अभाव में ही ये जीएनपीसी जो है मानसिक रूप से गुलाम बनाकर अपने हथकंडे, झूठ और अफवाह का शिकार बना करके लोगों से वोट छीन करके सत्ता पर काबिज होकर के फिर देश की तबाही का, देश को लूटना, सारी संस्थाओं को बंधक बनाना, देश में दंगे करवाना, और जब उसको जरूरत होती है तो हमारे जो है वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करना, और उस कत्ल के पाप को कैसे भी ढक देना, ये अभिशाप वो कर रही है। तो इसीलिए ये बताना जरूरी है कि हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके देशभक्ति की बात लाएं, कुर्बानी की बात लाएं, और इसी की जरूरत को भारतीय जनता दल बार अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन कर रहा है। तो उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये जरूरी है कि हम जो ये अमर शहीद हैं, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू इत्यादि की जीवनी पर ही चर्चा जो है होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों देश की दुश्मन पार्टियां, खास करके वामपंथी तो करेंगे नहीं, ये
जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी और ये बीजेपी वाले सिर्फ सावरकर और गोडसे, और सावरकर गोडसे को लाने का इन सबों की साजिश है कि सावरकर के विषय में ये माफी मांगे और गोडसे ये गांधी के हत्यारे करके ये जो देश के सबसे खतरनाक और जो है सबसे बड़ी अभिशाप जो पार्टी है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी, ये अपना चबूतरा अपना लेवल जो है वो ऊपर कर लेती है और वो अपना लेवल ऊपर करके सारे पापों को, लूट हो, जो इसने देश को बंटवाया है वो हो, और जो है 8-9 से तो दंगे हुए इसके शासनकाल में, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल हुआ, देश के साथ गद्दारियां इसकी हैं, और हमारी सारी संवैधानिक संस्थाओं को इसने बंधक बनाया, लोकतंत्र की बार इसने हत्या किया, संविधान की इसने हत्या किया, क्या इसके पाप नहीं है। और देश के साथ गद्दारी में हमेशा जो है वो पाकिस्तान का पक्ष लेना, चीन का पक्ष लेना, और हमेशा से रहा है। और नेहरू की तो गद्दारियों का तो कोई हिसाब ही नहीं। तो सारी चीजें जो है वो पूरी ढक जाती हैं, इस जो बीजेपी शामिल हो जाती है सिर्फ जो है सावरकर और गोडसे को ला करके। तो सावरकर गोडसे को लाना भी एक बहुत बड़ी हाई लेवल की साजिश है। तो उसी संबंध में ये बताया जा रहा है कि उसको छोड़ करके देश को जरूरत है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह पर ही जो है चर्चा होनी चाहिए। इन अमर शहीदों के साथ क्या व्यवहार हुआ है इस जीएनपीसी के द्वारा, वह भी देश को उन गद्दारियों में ये भी गद्दारी है कि इन महान राष्ट्रवादी, देशभक्त, क्रांतिकारी और अमर शहीदों के साथ इस गद्दार जीएनपीसी का व्यवहार क्या रहा है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। यानी ये जीएनपीसी ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा या क्रॉनी हिस्टोरियंस के द्वारा इनको कभी भी देशभक्त नहीं लिखवाया क्रांतिकारी, आतंकवादी। यह देश को जानना बहुत जरूरी है। इतनी गद्दारियां इसकी जीएनपीसी की हैं, यह देश को जानना जरूरी है। क्यों तो हमारे यानी इतने कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी और देशभक्त और अमर शहीदों को इन सबों ने इतिहास में लिखवाया है क्रांतिकारी, आतंकवादी। और अब वो तो बताया ही गया है कि भगत सिंह को आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखने को आया था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें निबंध का ऐसे का एक पेपर होता है। तो उस ऐसे के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पत्र में आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखने को आया था। इस स्तर तक ये सब जो है गए हैं। लेकिन हमारा बस यही कहना है सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि हमारे इन अमर शहीदों को या भगत सिंह के प्रति इसकी इतनी बड़ी साजिश रही है। पंजाब के लोग जो कि भगत सिंह पर काफी उत्साहित होते हैं और पंजाब में नहीं पूरा देश उनकी इज्जत करता है। इस जीएनपीसी को कैसे वोट करते हैं, यानी हम कहें न कहें वो वोट कैसे करते हैं, ये इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा। ये ममता बनर्जी जो टीएमसी वाली है, ये सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाती है, लेकिन देश को इससे पूछना चाहिए कि जिस नेहरू ने हमेशा जो है यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस को मरवाया भी है और मरवाने के बाद उनके परिवार पर जासूसी भी करवाया है, और
मरवाने के बाद यानी तमाम साजिशें इसके द्वारा की गई हैं ताकि लोगों का ध्यान न जाए। तमाम गलत थियरी, गलत जो है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ऐसे हुई थी, हवाई जहाज की दुर्घटना में हुई थी। तो उसकी गद्दारी के विषय में इस ममता बनर्जी से पूछा जाए कि जब वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भुनाती है तो इस गद्दार नेहरू के विषय में क्या कहना है उसका। और जब तक इस गद्दार नेहरू की गद्दारी देश के लोग नहीं समझेंगे तब तक जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महानता को जो है समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो यही तो गद्दारी है ममता बनर्जी की। हालांकि ममता बनर्जी के कुछ उनको सिखाए पढ़ाए जो है आकर के जब भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हैं तो बोलते हैं महिला। अब ये सब महिला हो जो पुरुष हो, जो कोई भी हो, वो राजनीति में है, वो प्रधानमंत्री बने के ख्वाब देख रही है यह। लेकिन ये सवाल है कि और एक सबसे बड़ा जो ये सब अपराध करते हैं पंजाब के लोग, पंजाब के लोग जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो सिर्फ दिखाते हैं भगत सिंह को, यानी उनके नेतृत्व में और कोई है ही नहीं। पश्चिम बंगाल के लोग जब करेंगे तो सिर्फ जो है वो सिर्फ जो है सुभाष चंद्र बोस को। तो इससे एक संकीर्णता, इससे बने एक यानी जिनका विचार और जिनकी कुर्बानी, जिनकी शहादत जो पूरे देश के लिए है, उनको भी अपने संकीर्ण विचारों का जो है वो ये सब शिकार बनाते हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे पंजाब के जितने इस तरह के माने वो जो इस तरह से जो उनकी आदतें हैं कि जब भी कोई आंदोलन वगैरह होता है तो सिर्फ जो है वो भगत सिंह को रखते हैं। ये बहुत ही गलत है। एक तो उनके मन में यानी वो संकीर्णता रहती है और वो कई संकीर्णताओं के शिकार रहते हैं। वो सिर्फ जो है वो पंजाब के विषय में सोचेंगे, पंजाबियों के विषय में सोचेंगे, सरदारों के विषय में सोचेंगे। एक तो माने काफी इस तरह की जो है वो संकीर्णता के शिकार होते हैं। और जब भी देशभक्तों की बात आ गई तो सिर्फ जो है वो भगत सिंह। ये बहुत ही गलत है। भगत सिंह के साथ साथ जितने भी अमर शहीद हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी मैंने उनकी भी फोटो लगाए, लेकिन उसके साथ साथ जो है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाक उल्लाह का, सबको बराबर रूप से, समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए। जो कि इतनी बड़ी गति हो रही है कि ये इतने यानी भारत माता के इतने महान सपूत जो कि पूरे देश को अपना मानते थे, सभी देशवासियों को अपना मानते थे, उनको ये अपने संकीर्ण विचारों का जो है वो शिकार बनाते हैं। तो बात हो रही थी कि हमारे चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद जो है शुरू में ये गांधी के भी माने जो उनकी कांग्रेस थी उसके साथ रहे, लेकिन बाद में उनको महसूस हुआ कि जिस तरह की गतिविधि ये गांधी और नेहरू अंग्रेजी सरकार की मुखबरी और दलाली में ये सब लगे हुए हैं, तो उस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया। और फिर जो है ये बिल्कुल स्पष्ट इस विचार पर आ गए कि अंग्रेज जो है जो तरीका इन सबों ने और एक तो ये सब गांधी और नेहरू जो है वो अंग्रेजी सरकार की शुद्ध रूप से दलाल और मुखबिर थे, और नाम क्या बोलते थे, अहिंसा, और पता नहीं अहिंसा और पता नहीं क्या जो भी है, सत्य जो भी है, सब झूठा, सब पाखंड। तो
तो हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने फिर वही क्रांति का कि इनको भगाना है अंग्रेजों को, और कैसे भगाना है ये उसी की योजना को बनाते थे और उसी को वो एग्जीक्यूट करते थे। तो जब मैंने इनको सुनाने के लिए जो कि एक बार तो कई बार कहा है ना कि ये अंग्रेज जैसे आज भारतीय ताकत दल कर रहा, इनके कान पर या जून नहीं वो रेंग रहा, बड़े अहंकार में है। तो वही अहंकार वाली स्थिति जो है वो अंग्रेजों की थी। तो उनके कान जो है बिल्कुल अहंकार में भरे हो गए थे। तो बम के द्वारा जो है उन भरे कानों को सुनाने के लिए वो धमाके करते थे। और लाहौर की असेंबली में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो किया था, उसमें तो स्लिप भी लगी थी। वो स्लिप के साथ जो है वो यानी बम धमाका हुआ था, लेकिन वो बम जो है किसी को मारने के लिए था ही नहीं। तो उसमें स्लिप लगी थी अंग्रेजों के लिए कि तुम्हारे कान जो भारे हो गए हैं उन्हीं कानों को सुनाने के लिए। तो वो जो बड़ापन था वो अहंकार का था। तो इसलिए ये जो है जो यानी बम के द्वारा यानी बम के द्वारा अंग्रेजों के अहंकारी रूपी जो भारापंथ है उसको वहां तक यानी बात पहुंचाने के लिए इसका सहारा लिए थे। और वो भी क्रांतिकारी मतलब कि क्रांति के द्वारा लोगों को संगठित करके इनको इन अंग्रेजों को भगाने के लिए जो है वो क्रांति की योजना को और कार्य योजना को जो है उसको अंजाम या अमली जामा देने का वो काम करते थे। तो इनकी विचारधारा जो दूसरी हो गई। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है, जिसके साथ और सम्मान भी करते थे, चंद्रशेखर आजाद जो है इस गांधी का सम्मान भी करते थे, लेकिन इसकी गद्दारी जरा देखिए। जब स्पष्ट इन विचारों के हो गए कि इन अंग्रेजों के आगे वो भीख मांगने से और सत्य अहिंसा की डंडी वो चलाने से कुछ नहीं होगा। इनको ताकत के बल पर, संगठन के बल पर इनको भगाना ही होगा। तो इस विचारों पर चलते हुए वो क्रांति का रास्ता जो है वो अपनाए थे, और जिसमें कि कभी यानी बम धमाकों की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी तो उसके नाम पर यानी तीन अखबार निकलते थे उसमें। एक तो वो निकलता था नवजीवन, दूसरा है हरिजन, तीसरा एक था यंग इंडिया। तो यंग इंडिया बने इसी के नाम पर कि ये संपादक है मोहनदास करमचंद गांधी। तो यंग इंडिया में कल्ट ऑफ बम करके एक लेख निकाला और काफी बदनाम किया इनको, चंद्रशेखर आजाद को, कल्ट ऑफ बम में। और उसी में इसने इनको इतने बड़े देशभक्त को बोला क्रांतिकारी आतंकवादी। तो हमारे देश के लोग बिल्कुल जान जाएं कि जो ये जेएनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकार हैं, जो कि हमारे इन अमर शहीदों को क्रांतिकारी आतंकवादी जो है वो लिखवाए हैं, ये शब्द जो है उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के उन शब्दों से उठाए हैं जो कि उसने जो है यंग इंडिया अखबार में कल्ट ऑफ बम नाम करके वो लेख इसने लिखा था, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। वहीं से तो कितना बड़ा गद्दार है ये मोहनदास करमचंद गांधी, यह देश को जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हृदय विदारक तथ्य सामने आता है कि जेलों में जब बंद होते थे तो ये जो है
अंग्रेजी सरकार के चमचे और अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल कांग्रेसियों को बड़े ठाट बाट मिलते थे जेलों के अंदर। और हमारे इन क्रांतिकारी अमर शहीदों को माने इतनी वो यानी प्रताड़ना और कोई सुविधा नहीं, खाना और जो है वो भोजन नहीं, खाना भी नहीं। देखिए, जो देश के लिए बलिदान दे रहा है, खून दे रहा है और अपने प्राण दे रहा है, उसके साथ वो अंग्रेजी हुकूमत जो है, वही हुकूमत जो है सारी जो है सारी सुविधाओं से रहित, गंदे कपड़े और गंदा खाना या खाना नहीं देना, यानी हर तरह से जो है प्रताड़ित करना। किनको? हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी इस तरह के जो कि चंद्रशेखर आजाद हुए, उनके साथ। और वहीं ये चमचे किस्म के जो कांग्रेसी थे, या चमचा या मुखबिर या दलाल कांग्रेसियों को जेल में जो है वो राजशाही ठाट बाट उनको मिलता था। ये भी जानना जरूरी है कि क्योंकि ये गद्दार थे ना देश के, ये मुखौटा पहने हुए थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये यानी वर्स्ट काइंड ऑफ या घटिया किस्म के जो है ये वो अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल और चमचे थे। तो यह भी यानी उनकी जीवनी से ये स्पष्ट होता है। और इनकी टोली में, चंद्रशेखर आजाद की टोली में एक वीरभद्र तिवारी करके था। वो इन्हीं कांग्रेसियों का एक एजेंट था और वो अक्सर जो है मुखबिरी करता था, वो अंग्रेजी सरकार के लिए और इन कांग्रेसियों के लिए। तो जो अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद का, जिसका कि नाम पड़ गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क, बाद में पड़ा, तो उसी में टहल रहे थे। और इसी वीरभद्र तिवारी ने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को खबर किया कि साहब जो है वो जो चंद्रशेखर आजाद इसी अल्फ्रेड पार्क में है और उसी में टहल रहे हैं। तब ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो अंग्रेजों को खबर किया कि भाई जो आपका चहेता, मैंने व्यंग में बोले, चहेता जो है वो अल्फ्रेड पार्क में ही है और उसी में टहल रहा है। और इसके बाद जो है पुलिस ने उनको घेरा और निशाना तो बहुत अचूक था उनका। और तो पुलिस भी बहुत डरती थी और कई फायरिंग हुई और एक फायरिंग में शायद उनके पैर में भी गोली लगी थी। तो जब वो चारों ओर से गिर गया और अपने को आज़ाद करते थे, तो देखा कि भाई अब कोई रास्ता नहीं, तो उन्होंने अंतिम गोली, एक गोली बची थी उनके पिस्तौल में, उसे उन्होंने कनपट्टी पर लगाकर खुद वो प्राण उन्होंने दे दिया। लेकिन वो अंग्रेजों की गोली से मरे नहीं। वो बराबर बोलते थे कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। और उसी भावना के साथ वो जो है भारत माता की मिट्टी में वो समा गए। लेकिन उसमें भी ये जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो उसका एजेंट था, उनकी टोली में वीरभद्र तिवारी के द्वारा जो खबर लिया और उस खबर को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को पाषाण कर दिया, जिससे कि गिर गए। तो ये बराबर सब गद्दारी करते रहे हैं जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी। ये देश को जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस चीज को समझें कि इन अमर शहीदों के विषय में चर्चा, इन अमर शहीदों की जीवनी के विषय में जानकारी, इन पर जो है वो डिस्कशन करने के बजाय ये गद्दार मैंने जेएनपीसी वाले और गद्दार बीजेपी वाले मिलकर के सिर्फ वो चर्चा कराते हैं वीर सावरकर पर और गोडसे पर। यही तो गद्दारी है, यही गद्दारी है। और अब आपने देखा कि कम से कम चंद्रशेखर आजाद पर बहस होती तो निश्चित खुल के आता कि क्या गद्दारी किया, जो है मैंने क्या गद्दारी किया
मोहनदास करमचंद गांधी ने, और क्या गद्दारी किया जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो और इसीलिए नहीं करवाते, इसीलिए जेएनपीसी तो खैर वो नहीं करवाती है, और जेएनपीसी के ही मंसूबों को पूरा करने वाला मंसूबा मैंने कि ये बेनकाब ना हो। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी और जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी ये बेनकाब ना हो, इसीलिए ये हमारे चंद्रशेखर आजाद हुए, वो और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, अशफाकुल्लाह हुए, इन पर सब चर्चा नहीं कराते। और इनके जब भी कोई होता है तो बस गोडसे का नाम लेते ही ये अपना ऊंचा कर लेता है मंच जेएनपीसी वाले कि हम तो वो गांधी की पार्टी के, और तुम जो है बीजेपी के लिए तुम जो है गांधी के हत्यारे वाली पार्टी के हो। इस तरह की बाइनरी, इस तरह का जो है एक नैरेटिव सेट करके ये मैंने जेएनपीसी अपने सारे गद्दारी के पापों को वो ढकने की एक साजिश कर रहे हैं सब, और उस साजिश में पूरी भागीदार ये बीजेपी वाले। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी चर्चा नहीं करते हैं। वो एक बात हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को समझना जरूरी है कि जब से ये भारतीय आवाम ताकत दल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से जेएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस अर्थात मतलब कांग्रेस की गद्दारियों के विषय में देश को अवगत कराना शुरू किया है, और खास करके विभाजन, भारत के विभाजन को इन सबों ने आजादी का नाम वो दे रखा है इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने, और उसी पदचिन्हों पर ये बीजेपी वाले भी चल रहे हैं कि 15 अगस्त जो है हमारा आजादी का दिवस है, जबकि हमारे सबसे बड़े त्रासदी का दिवस है। तो इस संबंध में भारतीय ताकत दल जब ये जानकारी दे रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि ये विभाजन का दिवस है, ये सबसे बड़े भारत के लिए ऐतिहासिक त्रासदी का दिवस है। हमारे मुल्क के, हमारे देश के 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की शहादत का दिवस है, और 3 करोड़ से ऊपर जो है जो घर उजड़े हमारे भारतीय भाई बहनों के, उसकी त्रासदी का दिवस है, और सबसे बढ़कर के मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा विश्वासघात का दिवस है। तो किसी भी रूप में 15 अगस्त जो है आजादी का दिवस हो नहीं सकता। तो इस बात को जब बताना शुरू किया है, तो अब YouTube पर तमाम देखते होंगे विभाजन को लेकर के तमाम इस तरह की यानी झूठी चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। और सिर्फ इसलिए देखिए जेएनपीसी कितनी शातिर है, ये हमारे आम भारतीय भाई बहनों को शायद अंदाज नहीं होगा। जब भी इस तरह के खास करके देखिए दो घटनाएं या उससे संबंधित जो घटनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो है ये भारत का विभाजन और वो इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा ये विश्वासघात, इसके द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो ये जो है ये सबसे बड़ी घटना है, और जिसको कि बराबर ये सब ढकते रहते हैं। दूसरी घटना है हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की, और तो इन दोनों घटनाओं के विषय में जो सच्चाई जो है वो सच्चाई तक जो है हमारे देश के लोग जान न पाए,
वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो उसके समानांतर कई झूठी किस्म के जो है तमाम थियरी, तमाम इस तरह से सिद्धांत, तमाम कहानियां इन सबों ने गढ़ करके पूरे वातावरण को गंदा कर दिया सब, ताकि आप जो है वो ढूंढते अब रह जाइए। मतलब इतनी झूठी बने कहानियां, थियरीज सब मैंने पूरा माहौल मैंने गर्म रहेगा, तो इसमें कोई सही बात भी बोलेगा तो उसको भी पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए भारत के विभाजन पर इस जेएनपीसी ने तमाम तरह की थियरी, तो कभी कहते हैं कि ये जो है टू नेशन थियरी वो सावरकर ने दिया था, कभी कहते हैं कि टू नेशन थियरी जो है जो हिंदू महासभा ने दिया था, कभी बोलते हैं कि टू नेशन थियरी जो है वो आरएसएस वालों ने दिया था, कभी जो है मुस्लिम लीग ने दिया था, और कभी जिन्ना ने दिया था, तरह की थियरी। लेकिन मैंने पाकिस्तान की जो नींव है उसके विषय में ये बताया गया है कि 1909 में, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था, और ये इसके पहले ये भी बताया गया, और इन बातों पर गौर करिए कि अंग्रेजों ने जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अपने ही शासनकाल में और अपने ही तत्वाधान में ये 5 तरह की संस्थाएं जो है उस अंग्रेजी सरकार ने बनवाई। पहली संस्था थी ये कांग्रेस 1885 में, वो भी अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज कौन थे, ये वो ह्यूम के द्वारा स्थापित किया। दूसरी संस्था कौन थी, मुस्लिम लीग 1906 में, और तीसरी संस्था वो ये वामपंथी 1921 में, चौथी संस्था हिंदू महासभा, और 5वीं ये आपकी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस। ये पांचों संस्थाएं अंग्रेजी सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जो स्थापित करवाई थी अपने पेट्रोनेज और अपने तत्वाधान में। ये सभी को जानना चाहिए। और ये वही तंजीम में, वही संगठन, वही ग्रुप जो है आज भी देश में एकता को तोड़ने के लिए, यानी विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीकों से और अपनी क्षमताओं में सब लगे हुए हैं। तो इस यथार्थ को कांग्रेस तो अब जेएनपीसी हो गई है, और मुस्लिम लीग का एक नया वर्जन आ गया है। केरल में हो गया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUML। तो IUML के साथ ये कांग्रेस या जेएनपीसी मिलकर के वो चुनाव भी लड़ते हैं, और जो है गठबंधन भी इनका है, और सरकार भी बनाते हैं और चलाते हैं। तो ये जेएनपीसी की हकीकत है। और फिर वामपंथी और आपके जो है यानी हिंदू महासभा वाले, आरएसएस वाले तो खराब आपके सामने है कि किस प्रकार हमारी एकता को तोड़ने के लिए दिन रात ये सब वो लगे हुए हैं। और ये तो रहा वो संस्थाओं को स्थापित करना, और बीच में जो कुछ कानूनी या एक्ट या अधिनियम के द्वारा भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेज बराबर, और वैसे भी हिंदू मुस्लिम को तोड़ के रखना, यह अंग्रेजी शासन के पॉलिसी का एक अविभाज्य अंग, इनएलाइनेबल पार्ट हो गया था कि भाई हर हालत में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग मतदाता मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको इस कांग्रेस ने ऐसे ही मान लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट या अलग से या अलग मतदाता मंडल का को मानना ही जो है पाकिस्तान की नींव रखने या डालने के बराबर है। तो पाकिस्तान की नींव
रखने वाली ये गद्दार जीएनपीसी है या कांग्रेस, जिसने उसमें भी देश के साथ वो गद्दारी की थी, अंग्रेजों के साथ मिल करके उसकी मुखबिरी, यानी उसके लिए वो मुखबिरी और दलाली करती थी और जो है चमचागिरी वो करती थी। और जब भी इस तरह की बात आती थी कि देश को बांटने के लिए, उन बातों को बड़े साहस के रूप में वो जो है उसको मान भी लेती थी। तो 1909 में ही इस गद्दार जो है वो कांग्रेस का लीजिए, इसने जो है उसको माने वो स्वीकार करके पाकिस्तान की नींव रखी 1909 में। और क्या था वो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। और इतना ही नहीं, वो जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी वो अफ्रीका में था, वहाँ अपना कुछ कर रहा था। और कई बार जो है वो खुद अंग्रेजी सेना में काम भी किया था। झूठ मूठ का सब लिखे हैं कि वो आंदोलन कर रहे थे, कुछ नहीं। अंग्रेजी सेना में वहाँ भी अंग्रेजों का भक्त बन करके वो काम करता रहा मोहनदास करमचंद गांधी। भारत में जब मैंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इन अंग्रेजों ने 1905 में जब भंग किया, एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या है, वही वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला। तो उसके खिलाफ जो है आंदोलन चला, और उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। और वो शुद्धतः जो है वो देशभक्ति वाला आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में हमारे जो है वो सूर्यसेन वगैरह रहे, हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी वगैरह थे। और तभी हमारा जो है वंदे मातरम भी काफी वो लोकप्रिय हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन को डाउन करने के लिए या उसके जवाब में या उसको खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को अफ्रीका से ला करके भारत में पैराशूट करवाया, यहाँ पे लाया। किसके लिए लाया? स्वदेशी आंदोलन के जवाब में, स्वदेशी आंदोलन को खत्म करने के लिए। ये इसकी असलियत है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की। तो कब लाया? 1914 में। 1914 में यहां भी आकर के इस मोहनदास करमचंद गांधी ने इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हुए उस अंग्रेजी सरकार के प्रति जो है वफादारी का माहौल जो है वो बनाना शुरू किया। और उसने सार्वजनिक रूप से, देखिए ये सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे इसमें, सार्वजनिक रूप से ये कहा कि मैं इस सरकार और मैं इस अंग्रेजी सरकार का से मोहब्बत करता हूं, और भारतीय नौजवानों को भी चाहिए कि वह भी ब्रिटिश क्राउन या इंग्लैंड या अंग्रेजी सरकार के प्रति अपनी वफादारी को साबित करें। और किस लिए कह रहा था वो? कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था और अंग्रेजों को जो है मैंने एक मजबूत सेना का निर्माण करना था। इसलिए अच्छा, और भारतीय सेना या भारत के लोग जो है हमारे विश्व में सबसे बेहतरीन लड़ाकू होते हैं, ये अंग्रेजों को भी मालूम था। और जिन भारतीयों को वो सता रहे थे, शोषण कर रहे थे, जुल्म ढा रहे थे, अब उनको इन्हीं भारतीयों की जरूरत पड़ गई थी उसमें प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये काम किया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने,
पहले तो ये सार्वजनिक रूप से ये वक्तव्य दिया कि मैं अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं, और भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि वो भी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी वफादारी को साबित करें। ये क्या करके उसने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया, और प्रथम विश्व युद्ध में मदद माने अंग्रेज सरकार की मदद के लिए उसने इस तरह का जो है वो षड्यंत्र वो रचा उसने। और कौन? अंग्रेजी सरकार, जो हमारे देश को लूट रही थी, जो हमारे देश के लोगों पर जुल्म सितम ढा रही थी, जो इनको वो सता रही थी, और जिनके खिलाफ हमारे ये अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, हमारे ये सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला, ये हमारे क्रांतिकारी अमर शहीद जो है, उन्हीं के खिलाफ लड़ते हुए आज़ादी के लिए अपने प्राण दे रहे थे। तो एक और हमारे ये अमर शहीद जो है देश की आज़ादी के लिए उस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण दे रहे थे। दूसरी ओर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो अंग्रेजों की सहायता के लिए भारतीयों को वो अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा रहा था। इस गद्दारी को हमारे पूरे देश के लोग जाने, और इस जेएनपीसी से भी पूछें कि जिस मोहनदास करमचंद गांधी को तुम राष्ट्रपिता वो बनवा करके वो पुजवा रहे हो पूरे देश से, जो है उसकी असलियत ये है। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ये सारे तथ्य जाने और पूछे जेएनपीसी वालों से, और ये इस बीजेपी वालों से भी पूछे कि जब तुम ये जानते हो कि इतना बड़ा गद्दार है ये मोहनदास करमचंद गांधी, तो तुम क्यों पूछ रहे हो इसको? तो यही कहने का मतलब है कि ये बीजेपी वाले भी जेएनपीसी की तरह इस देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। सुभाष चंद्र बोस का महत्व अपने भारतीय भाई बहनों के सामने न है, चंद्रशेखर आजाद का महत्व अपने भारतीय भाई बहनों के सामने न है, अशफाकुल्ला जी का उनकी कुर्बानी और शहादत, उनका महत्व अपने भारतीय भाई बहनों के सामने न है। ये जो साजिश जेएनपीसी के उसी साजिश के ये भी भागीदार है बीजेपी वाले। और जब भी ये सब कांग्रेसी जो है उस दौरान एक तो झूठा वो मुखौटा लिए थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वो शुद्ध रूप से मुखबिर और दलाल थे, और बल्कि गद्दारी आप कर सकते हैं दिखावा के रूप में। ये सब जो है मतलब आज़ादी नहीं, मांग क्या रहते हैं उनसे? डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है कि ये अंग्रेजी का शब्द है कि आप चाहे जो भी व्यवस्था लागू करिए, आप जो है चाहे लोकतंत्र लाइए, चाहे लोकतंत्र मत लाइए, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंतिम जो शक्ति होगी, फाइनल अथॉरिटी होगी, जो अल्टीमेट पावर होगी, वो अंग्रेज की होगी। तो इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। सब यही मांग रहे थे। लेकिन कुछ वक्त के लिए हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो 2 बार अध्यक्ष भी बने थे कांग्रेस के। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, जो है पूर्ण आजादी चाहिए। तो पूर्ण आजादी की बात जो है वो माने जो वो काफी लोकप्रिय हो गया, कांग्रेस में भी हो गया। तो वही जो है तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जब कांग्रेस के अंदर भी लोकप्रिय हो गया, जो इनका विचार था, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विचार था। तो जब ये लोकप्रिय हो गया तो फटाफट ये मोहनदास करमचंद गांधी जो गद्दार था वो तुरंत जो है कांग्रेस अध्यक्ष ये बनवा दिया इसको, गद्दार जवाहरलाल नेहरू को। और उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा करके 1930 में 1929 के 30 दिसंबर को रावी नदी के तट पर लाहौर में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा करवाया। विचार था किसका? हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और इसके पहले सब मांग क्या रहे थे? डोमिनियन स्टेटस। तो जब इनका विषय, इनका मुद्दा और इनका विचार जब लोकप्रिय हुआ तो फट से इस मुद्दे को भुनाने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी तुरंत जो है वो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा करके और फटाफट जो है वो लाहौर में रावी नदी के तट पर 30 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा करवा करके वो लोकप्रियता जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के बत्थे मरने की कोशिश किया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो इतने ये घटिया किस्म के हैं। तो और ये बदनाम करते हैं कि कोई जिन्ना ने किया। अरे योगी आदित्यनाथ जरा कुछ इतिहास आप पढ़िए और एक और हाँ ये पढ़िए और कम से कम इतना आप समझिए कि जब ये 1941 के आसपास जब वो निकल गए थे हमारे अपने सुभाष चंद्र बोस जब इस देश के बाहर निकल करके जब कुछ और ताकतों से बात करके एक क्रांति या एक जो है वो संगठित करने के लिए आजाद हिंद फौज के लिए, तो जब बाहर भी लोकप्रिय हो गए, जर्मनी में भी लोकप्रिय हो गए, जापान में भी हो गए और आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया, तो उनकी इतनी इज्जत थी हमारे देश में चारों ओर इज्जत। उसके आगे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की कोई औकात ही नहीं थी। तो बीच में ये बात उठती थी इसके द्वारा, जिन्ना के द्वारा, पाकिस्तान की बात, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जरा इस चीज को ये जो बेवकूफ है योगी आदित्यनाथ उसको जानना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा है इस देश के साथ। सिर्फ नेहरू की गद्दारी को छिपाने के लिए ये साजिश कर रहा है ये योगी आदित्यनाथ। तो उसको जानना चाहिए कि 1941 के आसपास वो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यदि सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो हमको जो है वो हमको स्वीकार्य है और तो फिर हमको अलग से पाकिस्तान नहीं चाहिए, साफ साफ बोला था। अब इस तथ्य को भी सब वो दबा के रखे हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ कहा था कि यदि सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमको अलग से पाकिस्तान नहीं चाहिए और हम जो है उनको सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी बातें जो है देश को जानना बहुत जरूरी है और देश को जगाना भी जरूरी है।
भारतीयता का माहौल लाना भी जरूरी है, और सबको एक करना भी जरूरी है। भेदभाव रहे, सबको समान रूप से सम्मान देते हुए, इज्जत देते हुए। और आप सभी लोग जो है भारतीयता के आधार पर एक होकर के देखिए, ईवीएम मशीन पर जब तक आप इनको नष्ट में नाबूद नहीं करेंगे, ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। एक होकर के इनको नष्ट में नाबूद करिए। जीएनपीसी को, बीजेपी को, सपा वालों को, बसपा वालों को, टीएमसी वालों को, सबको, शिवसेना वालों को, एनसीपी को, तब जाकर के जो स्थिति बदलने की वहां से वो शुरुआत होगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।